हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 टाइप के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। यानी कि ये जो 50 टाइप के प्रश्न है ना दोस्तों, ये सभी वस्तुनिष्ठ टाइप में हम लोग पढ़ाएंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 50 टाइप प्रश्न में से ही 14 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों ये 50 टाइप में प्रश्न में जो ना दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पे हम एक एक प्रश्न का टाइप बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के 14 फरवरी के दिन जो ना दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी जिस भी विद्यार्थी का 14 फरवरी को एग्जाम है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में एक भी प्रश्न ना छूटे वस्तुनिष्ठ में, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास को जो है ना आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर पढ़ते हुए जाना है। और दोस्तों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, फटाफट से यहाँ पे आप अपना कॉपी कलम उठाइए और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो 50 टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते हैं ना, समझ लेते हैं ना दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये 50 टाइप के प्रश्न में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में 14 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन मिलेगा, इसे प्रेस करके जो है ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों टाइप 1 के प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ये प्रश्न जो ना दोस्तों आपके एग्जाम में फिक्स से पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते, देख सकते हैं दोस्तों एक वृत्त है, और दोस्तों यहाँ पे किसी बिंदु से, ये बिंदु है दोस्तों वृत्त का, और वृत्त के बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसकी संख्या बताना है। तो फ्रेंड वृत्त के बिंदु से जो ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 ही गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 ही गो, ठीक है। यानी कि जो किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कितनी दोस्तों? 2। कहने का अर्थ है कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों बिंदु से। तो इसको देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ताकि आपको जो ना दोस्तों पूरा कंसंट्रेट होके एक भी क्वेश्चन आपको स्किप ना हो पाए। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो ना दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा स्पर्श संख्या, मतलब कि स्पर्श रेखाओं की संख्या यहाँ पे आपको बताना है वृत्त के बिंदु से। यहाँ पे बिंदु है, वाला बिंदु, बाहर मतलब वृत्त के बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसकी संख्या अगर पूछे जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर जो ना दोस्तों अनंत स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, कुछ इस प्रकार, ठीक है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं कि किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श जो रेखा है ना दोस्तों, इसकी जो मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है, ठीक है। मतलब इसमें हम 3 टाइप के प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और दोस्तों वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 होती है, मतलब अनंत, ठीक है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और दोस्तों बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो संख्या, मतलब जो लंबाई होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है? बराबर होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि टाइप 2 भी देखिएगा दोस्तों। टाइप 2 भी आपके एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे 110%, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यदि 6,8,9,x तथा 13 का माध्य यहाँ पे 10 दिया गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो काफी सिंपल प्रश्न है, और ये प्रश्न जो दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों संख्या दिया गया है 6, 8, 9, और यहाँ पे x तथा 13 का माध्य 10 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? सभी परीक्षणों का योग। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। क्लास लंबा हो सकता है, लेकिन क्लास लंबा है तो क्या है दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? सभी परीक्षणों की संख्या बटे सभी, यहाँ पे पहले क्या होगा दोस्तों? सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का
योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या, ठीक है, सभी परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सभी का माध्य कितना दिया गया, 10 दिया गया, तो यहाँ पे माध्य के जगह कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। और यहाँ पे सभी परीक्षणों का योग यानी कि जितने भी यहाँ पे परीक्षण है सबको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 6 + 8 + 9 + x + 13, उसके बाद बटा करेंगे सभी परीक्षणों की संख्या। टोटल परीक्षण कितना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 को परीक्षण है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले ऐड कर देते ऊपर वाला को, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 बराबर, इसको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा। कितना आएगा, 36, यानी कि 36 + x बटा 5 हो जाएगा। इसको उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा ना, इसके नीचे में एक छिपा हुआ है, 10 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 36 + x को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 + x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 - 36, 36 को 50 की तरफ भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस में हो जाएगा। तो 50 में जब 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे माध्य दिया हुआ रहेगा कुछ भी, और यहाँ पे इसका परीक्षण दिया हुआ रहेगा यानी कि डाटा दिया हुआ रहेगा, और इसका माध्य दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि x का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह बनाना ही होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे 14 फरवरी के दिन, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। टाइप तीसरा भी आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, 1 नंबर मतलब एक प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, मतलब ये वाला वीडियो से, मतलब ये वाला वीडियो से क्या, ये प्रश्न से टाइप 3 से आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये प्रश्न 14 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा, टाइप 3, यानी कि जितने भी टाइप यहाँ पे हम पढ़ाते हैं ना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप को अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ते हुए चलिए, एक भी टाइप को यहाँ पे स्किप नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे 50 टाइप को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, आप मैथ में बल्ले बल्ले है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, टाइप 3 को देखिएगा, समांतर श्रेणी दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद जो ना दोस्तों 82 होगा। तो यहाँ पे कौन सा पद जब भी पूछेगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपसे n का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे AP दिया गया है, तो AP अर्थात समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद जिसको हम लोग 1 के द्वारा दिखाते हैं, तो यहाँ पे A का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और D जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर कितना कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग 6 को 2 से घटा देंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 82 है। तो 82 कहने का अर्थ है यहाँ पे AN का मान कितना दिया गया दोस्तों, 82 दिया गया। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, n बराबर वाट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे AN बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसको देखिएगा, A + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, n का वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया गया है, 82 दिया गया है, तो यहाँ पे 82 लिख देंगे बराबर a की जगह यहाँ पे 2 लिख सकते हैं प्रथम पद, और यहाँ पे n का वैल्यू ज्ञात करना है। n को ऐसे चढ़ाने देते हैं n-1 को, इंटू डी का मान देखिएगा दोस्तों कितना दिया गया है, 4, जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 प्लस में, तो जब 82 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 82 - 2 बराबर n-1 इंटू 4, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 82 में जब 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो 80 किसके बराबर हो जाएगा, n-1। और दोस्तों यहाँ पे 4 गुना में है, जब इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा। तो 80/4 यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, n-1 बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, 20 माइनस प्लस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 और 21 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कौन सा पद 82 होगा दोस्तों, यानी कि 21वां पद क्या होगा, 82 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये टाइप 3 भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, फिक्स है, एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। टाइप 4 भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य संख्या समझ लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, वैसी संख्या जो 2 से कटे और जो स्वयं से कटे। सॉरी, यहाँ पे अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे और जो स्वयं से कटे। जो 1 से कटेगा और दोस्तों जो स्वयं से कटेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिएगा, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे कि यहाँ पे 5 हो गया दोस्तों अभाज्य संख्या, क्योंकि 5 1 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा, यानी कि 5 से कटेगा। उसके बाद 7 भी अभाज्य संख्या है, ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 11 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पे 13 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 17 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या है। अगर ये सभी संख्या को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ
कितना प्राप्त होता है, 2 ही को फैक्टर प्राप्त होता है। कैसे देखिएगा, इसका भी हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 का फैक्टर करते हैं तो ये किससे कटेगा दोस्तों, इसका फैक्टर कर लेते हैं तो 5 का 5, और ये किसी से कटेगा, यानी कि 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर कितना है दोस्तों, गुणनखंड कितना है, 2 ही को आया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब 7 का फैक्टर कीजिएगा तो ये किससे कटेगा, 7 1 का 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 1 लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका फैक्टर 2 ही को प्राप्त होता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही को होना चाहिए। जैसे कि 23 है दोस्तों, दूसरा तरीका से हम लोग यहाँ पे बताते हैं। 23 किससे कटता है, 1 से कटता है, और ये 23 किससे कटेगा, 23 से कटेगा। यानी कि जो 1 से कटे और जो स्वयं से कटे तो वो होता है दोस्तों अभाज्य संख्या, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक होता है भाज्य संख्या, तो आपके एग्जाम में भाज्य संख्या भी पूछे जा सकती है कि भाज्य संख्या कौन है। तो भाज्य संख्या आप कैसे पहचानिएगा, तो उसके लिए जिसका फैक्टर क्या होता है दोस्तों, जो देखिएगा जो स्वयं से कटे और यहाँ पे जो 1 से कटे और इनके अलावा अन्य से भी कटे, यानी कि जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। 4 एक प्रकार का भाज्य संख्या है, 6 भी भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, उसके बाद 10 भी भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य संख्या है। कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे कि 4 किससे कटता है दोस्तों, 1 से कटता है, ठीक है। और ये 4 किससे कटेगा, खुद से कटेगा। और ये 4 किससे कटेगा दोस्तों, अन्य से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो 1 से कटे, जो स्वयं से कटे और ये अन्य से भी कटे तो वो आपका भाज्य संख्या होता है। या फिर इसको हम लोग दूसरा मेथड से बता सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि 4 का जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप 2 से काटिएगा, फिर ये आपका 2 से कटेगा तो इसका फैक्टर कितना प्राप्त हुआ, 2 से ज़्यादा, 2 गुना 2 गुना 1। तो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं ना, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका फैक्टर कितना प्राप्त हुआ, 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 को फैक्टर प्राप्त हुआ। इसी तरह यहाँ पे किसी को भी उठा सकते हैं, जैसे कि 15 भी भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या देखिएगा, क्योंकि ये किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा, फिर ये 5 से 5 के 5, तो इसका फैक्टर क्या को प्राप्त हुआ, 3 को प्राप्त हुआ। तो आप समझ चुके होंगे भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका फैक्टर 3 को हो, और दोस्तों अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही को हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्लास डेली जो ना दोस्तों होते रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। टाइप 5 नंबर भी जो ना दोस्तों आपके एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर होंगे वही आपको बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला आप शायद ये याद किए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया गया है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। तो इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे पहले क्या tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा पहले, फिर यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, जब इसको उल्टा कर दिया जाएगा ना तो ये -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे और भी फॉर्मूलाज है, इसको याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। इसको भी अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भी यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको के को फॉर्मूला याद रखना है, 3 को फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में 100% इसी से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो -1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। उम्मीद करती है आपको सभी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न भी आपके एग्जाम में फिक्स है, 100% पूछे जाएंगे भी प्रश्न, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 में कोटि का मान क्या होगा। देखिएगा इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे बिंदु में ये जो पहले होते हो दोस्तों, ये x होते हैं, x के लिए होते हैं, और ये जो y होते हैं ना दोस्तों, ये जो 4 है ये आपका y के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x को y होते हैं, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x को y के रूप में होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कोटि पूछ रहा है, कोटि जब भी पूछेगा तो यहाँ पे आपको समझ जाना पड़ेगा कि y की जगह कौन है, वही आपका क्या होगा दोस्तों, कोटि होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं y की जगह कौन है दोस्तों, y, यानी कि यहाँ पे कोटि इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कोटि। तो यहाँ पे कोटि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, y। तो y की जगह देख सकते हैं 4 है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे आपका भुज पूछा जाए तो भुज क्या हो जाएगा, x की जगह जो है, भुज जब भी पूछेगा तो यहाँ पे आपको समझ जाना पड़ेगा कि x की जगह यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो x की जगह कितना है, 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भुज हो जाएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जो मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। इसको भी अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे कार्तीय तल में स्थित कोई भी बिंदु रहे, जब भी पूछेगा तो कोटि, तो यहाँ पे y की जगह जो रहेगा वही आपका कोटि होगा, और यहाँ पे भुज यानी कि जो x निर्देशांक होगा, यानी कि x की जगह जो होगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, भुज होगा, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, कि x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। x अक्ष का जब भी यहाँ पे आपसे निर्देशांक पूछे तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 14 फरवरी के दिन, उसी प्रश्न को यहाँ पे, उसी टाइप के प्रश्न को यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे x अक्ष का निर्देशांक क्या होते हैं, x,0 होते हैं। और यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि y अक्ष का निर्देशांक क्या होते हैं, तो y अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, 0,y, ठीक है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप 7 भी जो प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि 2x + 3y = 12 और यहाँ पे 3x - 2y = 5, तब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x और y का मान क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को जो है ना, आप अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हो रहता है तो ऑप्शन को सोल्व करके x और y का वैल्यू रखिए। इसको सोल्व करने के बाद बाया पक्ष को सोल्व कीजिएगा, तो अगर दाहिना पक्ष आ जाता है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो वाला ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो ये समीकरण इसको 1 मान लीजिए, 2x + 3y को क्या कीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए इसको समीकरण मान लिए। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपका है 3x - 2y जो है ना किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इतना आप कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा और यहाँ पे y का मान क्या होगा। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिएगा इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, या फिर विलोपन विधि से, या फिर वज्र गुणन विधि से। आपको जो विधि अच्छा लगता है उसी को फॉलो कीजिए, उसी के द्वारा हल कीजिए, चुटकियों में बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कौन सा विधि को चूज करेंगे दोस्तों, विलोपन विधि को चूज करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 3x है ना, यहाँ पे 2x है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे इक्वल करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 को किससे गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 को हम लोग अगर यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि 2 को 6 बनाने का। इसी प्रकार यहाँ पे 3 को किससे गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे सर 2 से। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे गुना करते हैं, उसको देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो यहाँ पे 2x को जब यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 2 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6x प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे 3y को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3 × 9 यानी कि 9y बराबर 12 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, फटाफट से बताइए। 12 × 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 36। उसके बाद फिर यहाँ पे समीकरण 2 को भी क्या किससे गुना करना है, 2 से गुना करना है, तो 3 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। और यहाँ पे 2y को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि 4y बराबर 5 × 10 हो जाएगा, ठीक है। काम कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, इसका चेंज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे घटा देंगे हम, ये माइनस, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि दोनों समीकरण को 6 बनाए, ठीक है, 6 बनाए पहला टर्म x का गुणांक। तो फ्रेंड यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 9y + 4y, तो ये दोनों मिलके कितना होता है 13y होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 13y।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 36 में जब आप 10 को घटाइएगा तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको यहीं पे काट दीजिए, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 को उतार लीजिएगा। 2x प्लस 3y बराबर कितना है दोस्तों, 12 है। ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे y का मान तो प्राप्त हो ही गया है। तो यहाँ पे 2x को ऐसे चढ़ाने देते हैं, 3 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि y की जगह यहाँ पे 2 रखे हैं, बराबर 12। तो इसको 2x को ऐसे चढ़ाने दीजिए, इसको पहले गुना कर दीजिएगा, 3 गुना 6 बराबर 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x को ऐसे छोड़ दीजिए और 6 प्लस में जब 12 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एक काम कीजिएगा कि x को ऐसे चढ़ाने दीजिएगा और यहाँ पे 12 में 6 घटा दो 6। उसके बाद यहाँ पे 2 गुना में था, राइट साइड में जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं x और y का मान निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे x का मान कितना आया दोस्तों, 3 आया, और यहाँ पे y का मान कितना आया, 2 आया। उम्मीद करते हैं जब भी इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछे तो कुछ इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टाइप जो 8 है ना दोस्तों, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये भी प्रश्न जो है ना फिक्स है बोर्ड एग्जाम में, 28 के एग्जाम 14 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया गया है, इसका क्या पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे कोई भी पद पूछे, 10वां पद, 5वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 29वां पद, कुछ भी पूछे, तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा चुटकियों में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो पहला पद होता है ना दोस्तों, जो कि 5 दिया गया है, इसको हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ए का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया। और यहाँ पे डी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं, यानी कि जब यहाँ पे 8 में हम लोग 5 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कमजोर भी हैं, तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा। जिसका मैथ वीक है तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, 110% मेरा गारंटी है। ये जो 50 टाइप के प्रश्न है यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना, यही 50 टाइप के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ए और डी प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, जब भी 10वां पद पूछे या फिर कोई सा भी पद पूछे, 10वां पद, तो 10वां पद को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है। तो a प्लस 9d कर दीजिए, डी में कम लेना है, ठीक है, a प्लस 9d। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, प्रथम पद भी पता है और यहाँ पे डी भी पता है, सारांतर। तो प्रथम पद की जगह कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 5 प्लस 9 गुना डी की जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो इसको फटाफट से सोल्व आउट कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 9 तिया 27 हो जाएगा। उसके बाद दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10वां पद। और यहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि इसका 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, डी में कम लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे 11वां है तो a प्लस 10d ले लेना है, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, इसका आंसर क्या आता है कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, टाइप नंबर 9, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, पूछे जाएंगे, 100% मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्न ये कराए कि 2 घनों के आयतन में 1:8 का अनुपात है, तो उसकी कोणों में क्या अनुपात होगा। कोणों यहाँ पे कह रहा है कि भुजा का अनुपात क्या होगा, ठीक है, भुजा का अनुपात यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब भी घन का अनुपात दिया हो रहेगा, यहाँ पे क्या दिया गया कि घन के आयतनों का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, आयतन का अनुपात। घन का आयतन का अनुपात कितना दिया गया है, 1:8 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भुजा का अनुपात क्या होगा। भुजा का अनुपात कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसके लिए आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों का घनमूल निकालिए, 1:8 का घनमूल निकालिए। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात यानी कि कोणों का अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 का घनमूल क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, और यहाँ पे 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। तो जो भी विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आया तो इसको साइड कीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा मेथड का प्रयोग करते हैं। घन का आयतन देखिए, 2 घन है, मान लिया कि पहला घन का घन जो है ना दोस्तों, घन का आयतन, पहला घन का आयतन को हम लोग क्या मानेंगे, आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ पे सारा समझ में आ जाएगा। पहला घन, यहाँ पे 2 घन है, पहला घन का आयतन को हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, a1 मानते, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा घन का आयतन को क्या मानेंगे, दूसरा घन का आयतन को हम लोग क्या मानेंगे, a2 मानेंगे।
तो यहाँ पे घन के आयतन का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। जिनमें यहाँ पे दो को घन का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पे घन का अनुपात की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A1 का क्यूब बटा A2 का क्यूब। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, दो को घन है, इसीलिए यहाँ पे A1 और A2 का अनुपात बराबर कितना दिया गया है, 1:8 दिया गया है, यानी कि 1/8 दिया गया है। एक काम कीजिएगा, ये क्यूब जो है ना दोस्तों, जब राइट साइड में जाएगा तो ये घनमूल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि A1 अनुपात A2 बराबर हो जाएगा 1/8 है ना, ये देखिएगा ये आपका क्यूब में है, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घनमूल में हो जाएगा, यानी कि √1:8। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या है कि घनमूल है, यहाँ पे 1 का घनमूल 1 होता है और यहाँ पे 8 का घनमूल कैसे निकालते हैं, 3 में से 1 को निकलना चाहिए, 3 को जोड़ा यहाँ पे होना चाहिए, मतलब 3 को से 1 निकल जाता है। तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 चुका 8, 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। इसका घनमूल कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा 3 को है ना, तो 3 में से 1 को निकल जाएगा, तो ये घनमूल टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोरों का अनुपात यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, इसको आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 10 फिक्स से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि 13 और 19 के समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य कहने का तात्पर्य है, समांतर माध्य मतलब होता है माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिएगा माध्य बराबर क्या होता है, हम आपको पहले बताया कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर इसका माध्य निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, 13 + 19 बटा 2। टोटल यहाँ पे फ्रैक्शन कितना है, 2 गो है, तो बटे 2, दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 3, आपका 9 3 12 हो गया। फिर यहाँ पे आपका 1 1 2 1 3, 32 बटा 2, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये 16 आपका क्या हो गया दोस्तों, समांतर माध्य हो गया। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा टाइप नंबर 11, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 फरवरी के दिन ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, गारंटी है। तो यहाँ पे देखिएगा आंकड़ा दिया गया है, इसका परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, परिसर क्या होता है इसको समझ लीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेंज कहते हैं। परिसर को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि उच्चतम, यहाँ पे देखिएगा इसको लिख लेते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, निम्नतम मान। ठीक है, वीडियो पर बने रहिए, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये 50% को सिर्फ पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे उच्चतम मान हाईएस्ट वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 81 हाईएस्ट वैल्यू है। सबसे बड़ा कौन है, 81, और यहाँ पे सबसे छोटा कौन है दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक 12 होगा। तो यहाँ पे 81 में जब 12 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 69 आएगा। तो ये आपका परिसर यानी कि रेंज निकल चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टाइप नंबर 12 भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, फिक्स है। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य को तथा गुणन योगफल, यहाँ पे देखिएगा शून्य को का योगफल यहाँ पे 13 है, 3 है, और यहाँ पे गुणनफल -10 है। तो इसको आप कैसे हल कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो योगफल दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया गया कितना दोस्तों, 3, और यहाँ पे गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पे -10। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है, इसको अभी याद कर लीजिए जिसको याद नहीं है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। यानी कि ए जो होती है हरों का एलसीएम होती है, इसको ऐसे चलाने दीजिए, ए इंटू, तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको भी ऐसे चलाने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 है, यानी कि शून्यों का योगफल कितना दिया गया, 3। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं।
3 और यहाँ पे एक्स है तो एक्स को ऐसे छोड़ दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लिख सकते हैं -10। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -10। इसको देखिएगा दोस्तों, ए जो होते हैं हरो कैल्शियम में क्या है दोस्तों, एक है। तो यहाँ पे एक की जगह लिख देंगे a इंटू एक्स स्क्वायर -3x फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10। इसको जब सभी टर्म को 1 से गुना कीजिएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x -10 ये हो गया दोस्तों आपका द्विघात बहुपद। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 13 को भी देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे 110%। ठीक है, इसको भी आप जो है ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यक कौन से हैं। तो चलिए इसका फटाफट से शून्यक शानदार तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है -2x से -3 ये क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद है। तो इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसको शून्य के बराबर करना होगा, जरूरी है। और यहाँ पे शून्य को ज्ञात करने से पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो सी होते हैं इसको दोनों को गुना करना होता है, यानी कि ए को आप सी से गुना कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप बताते देखिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुना में जो है वो आपका ए का मान कितना है, 1 है। और यहाँ पे बी यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 है, -2। और सी जो होते हैं ना दोस्तों कांस्टेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं, जो कि -3 दिया गया है। तो यहाँ पे ए बी सी प्राप्त हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा कि ए को बी से गुना कीजिए, यानी कि ए की जगह 1 है और यहाँ पे बी ए सी ज्ञात करना होगा पहले यहाँ पे आपको ए सी। तो यहाँ पे ए की जगह ए है 1 है और यहाँ पे सी की जगह -3 है। तो कितना प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। तो इतना कर सकते हैं ना। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 3 का फैक्टर करना है। 3 को ऐसा तोड़िए, जोड़ने से घटाने से कितना प्राप्त होना चाहिए, -2 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दोस्तों 3 में 1 घटेगा तो कितना आएगा, -2। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसे जराने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। और यहाँ पे -2x कैसे प्राप्त कीजिएगा, तो यहाँ पे -3x में जब x घटेगा तो कितना आएगा, -2x आ जाएगा। -3x प्लस x फिर यहाँ पे -3 है बराबर 0, ये 0 के बराबर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और x में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, x कॉमन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका x कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे अंदर में क्या बचा, 3। फिर यहाँ पे प्लस x और x -3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसको ऐसे जड़ने दीजिए। तो x -3 को ऐसे छोड़ दीजिए बराबर 0। और यहाँ पे x -3 यहाँ पे भी x -3। जब सिमिलर होता है तो आपको समझ जाना पड़ेगा। यहाँ तक आप सही बनाए हुए हैं। और यहाँ पे x+1 है तो इसको उतार लीजिए, x+1 को फिर इंटू कीजिए, x -3 कर दीजिए बराबर 0। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, x+1 को जो है ना 0 के बराबर करना है, यानी कि ये दोनों गुणनफल के रूप में 0 के बराबर है। तो बारी बारी से आप दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे x+1 को पहले हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x -3 को 0 के बराबर कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि x बराबर कितना हो जाएगा, -1। और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, +3। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ चुका है, एक +3 और एक यहाँ पे -1। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे 110%। क्या पूछे जाएंगे, 110% पूछे जाएंगे। 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, 2 गो वृत्त होगा, 2 भिन्न वृत्त होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। एक वृत्त ये है और इससे बड़ा एक वृत्त ये ले लेते हैं, इसका त्रिज्या ज़्यादा होगा, बड़ा है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भिन्न वृत्त है और इसका त्रिज्या अलग अलग है। तो एक जैसा मतलब एक ही जैसा देखने को मिलता है दोनों वृत्त ना दोस्तों। जब भी एक ही जैसा आकृति होगा, दोनों एक ही जैसा देखने को मिलेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो एक ही चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, समरूप। क्या याद रखना है दोस्तों, समरूप। यानी कि 2 भिन्न त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं ना, हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, और भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, समबाहु त्रिभुज है, एक ही जैसा दिखता है आकार में। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, ये भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप। इसको एक ही चीज याद रखिए, समरूप। और जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होती है, यानी कि सिमिलर होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे 14 फरवरी के दिन। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सारांतर क्या होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे
डी, जिसको हम लोग सार्वंत्र कहते हैं, डी बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला को देखिएगा A2 माइनस A1 होते हैं। तो A0 जो होते हैं ये आपका A1 होते हैं, और आपका जो 4 है ये आपका A2 होता है, यानी कि दूसरा पद जिसको कहते हैं। तो हम लोग दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो यहाँ पे सर्वंतर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे A2 कौन है दोस्तों, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग 4 में 0 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या दोस्तों, माध्यिका निकालें। तो माध्यिका को निकालने के लिए उससे पहले सबसे पहले जो संख्या दी हुई रहती है ना, उसको आप पहले क्या कीजिएगा दोस्तों, आरोही क्रम में सजाइएगा। आरोही क्रम जानते होंगे जो क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो आरोही क्रम में फटाफट से इसको सजा लेते हैं। तो इनमें से जो सबसे छोटा संख्या कौन है दोस्तों, यहाँ पे आप बोलेंगे सर 3 है। उसके बाद यहाँ से 4 तो है ना, 5 है। उसके बाद यहाँ पे 6 है, फिर 7 है। इसमें जो संख्या उसी को यहाँ पे लिखना है बढ़ते क्रम में। फिर यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, 11 नहीं है, उसके बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसके बाद इसको सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम में जैसे सजा लिए ना, उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखना होगा कि ये कितना बार है, यानी कि n कितना बार है, n कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। यानी कि n जो है ना दोस्तों कितना बार है दोस्तों, सम बार है, n सम बार है। ठीक है, तो यहाँ पे n सम बार है, कहने का तात्पर्य ये होता है कि आपको जो है ना दोस्तों पीछे तरफ से बराबर लेना है और आगे तरफ से भी बराबर लेना है, और जो बीच में बचता है ना, जैसे कि यहाँ पे 7 और 8 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 7 और 8 बचा हुआ है ना, 2 गुना। तो माध्यिका निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 7 + 8 कर दीजिएगा, बट्टे 2 कर दीजिएगा। तो 7 और यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 15/2 इसको काटेगा तो 7.5 आएगा। कितना आएगा, 7.5। ये हो गया आपका राइट आंसर। अगर मतलब विषम बार भी देख लेते हैं, यहाँ पे सम बार तो देख चुके हैं, विषम बार वाला देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका 2 है, 3 है, 5 है, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 9 है। ये कितना बार, 1 2 3 4 5 सॉरी 3 2 5 विषम बार है। कितना बार है दोस्तों, n कितना बार है, विषम बार है। तो जब भी n विषम बार होगा तो यहाँ पे पीछे तरफ से जोड़ा लगाइए और आगे तरफ से जोड़ा लगाइए, और जो बीच में बचता है वही आपका क्या होगा दोस्तों, माध्यिका होगा। यहाँ पे आपको हेर फेर कुछ नहीं करना है, माध्यिका डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है आपको 5। जब n विषम बार होगा, जो बीच में होगा वही आपका माध्यिका होता है, और जो n सम बार होगा पीछे तरफ से आगे तरफ से बराबर के जोड़ा लगा लीजिए। उसके बाद जो बीच में बचता है दोनों को ऐड करके बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, जो आएगा वही आपका माध्यिका होगा। उम्मीद करते हैं दोनों आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये टाइप नंबर 17 जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, 110% पूछे जाएंगे। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 tan थीटा बराबर 4 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 4 tan थीटा बराबर 4। एक काम कीजिएगा, tan थीटा को ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। 4 गुना में जब 4 की तरफ जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, 4/4। इसको जब काटेगा तो 4 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा में कितने डिग्री पर 1 होता है दोस्तों मान। तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पे हम लोग tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा दोस्तों, 45 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। टाइप नंबर 18 को भी देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी वही आपको बताना है। तो जब भी मूलों की प्रकृति आपसे पूछा जाए तो आपके मन में आएगा क्या, डी, यानी कि विविक्तर। विविक्तर को ज्ञात करना होगा। विविक्तर बराबर क्या होते हैं, b² - 4ac होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। विविक्तर बराबर क्या होता है दोस्तों, b² - क्या होते हैं, 4ac होते हैं। ठीक है, तो b जो होंगे ना दोस्तों x का कोफिशिएंट होंगे, जो कि यहाँ पे 4 दिया गया है। 4 का स्क्वायर कर दीजिए -4 गुना a जो होंगे आपका x² का कोफिशिएंट होंगे, जो कि यहाँ पे 4 दिया गया। और दोस्तों c जो होंगे ना 1 होंगे, जो कि अचर होंगे। इसके बाद इसको सोल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 को 16 गुना 1 यानी कि 16। 16 में 16 गया कितना होगा दोस्तों, 0। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया।
तो जब भी डी शून्य के बराबर होगा तो इसका मूल क्या होगा दोस्तों, वास्तविक तो होगा ही, और इनके साथ साथ क्या होगा दोस्तों, समान होगा, वास्तविक तथा समान। और देखिएगा दोस्तों, जब भी डी का मान नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जो भी आएगा वो शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा, शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक। ठीक है, अवास्तविक इसको कहते हैं। जब भी डी का मान शून्य से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी का मान शून्य से बड़ा होगा। शून्य से बड़ा कौन हो सकता है, माइनस में। और यहाँ पे डी का मान जब भी क्या होगा दोस्तों, डी छोटा होगा और शून्य बड़ा होगा, यानी कि विविक्तर क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे शून्य बड़ा होगा, उस कंडीशन में इसका क्या मूल हो सकता है, वास्तविक तथा असमान। वास्तविक तथा असमान, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। हालांकि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा टाइप नंबर 19, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, फिक्स है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ पे अल्फा की जगह आपका क्या हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो कि एंगल है। चलिए यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा ही को ही रहने दीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया गया, तो यहाँ पे अल्फा को ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे 3 जब गुना में, तो जब राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 30 या 90। ठीक है, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, साइन अल्फा की जगह कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन अल्फा की जगह कितना लिखे हैं, 30 डिग्री लिखे। तो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, फटाफट से बताइए, 1/2 कितना होता है, 1/2। ये हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 20 भी देख लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, फिक्स है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, समांतर श्रेणी 2,7,12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले प्रथम पद को चूज कीजिए, जो कि यहाँ पे a का मान 2 है, और यहाँ पे d अर्थात सारांतर को कैसे ज्ञात करेंगे, 7 में 2 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे 5 आएगा, जो कि सारांतर प्राप्त हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 10 पदों का योगफल क्या होगा। 10 पदों का योगफल कहने का अर्थ है कि यहाँ पे S10 का मान पूछ रहा है, S10 बराबर वाट, और यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की जगह 10 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला को पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Sn बराबर क्या होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए देखिए, n जहाँ पे वहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे S10 का मान निकालना है, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n की जगह 2 लिखेंगे, 10 n की जगह कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10/2 इंटू 2a। a की जगह देखिएगा दोस्तों, जो कि प्रथम पद 2 है, फिर प्लस कर देंगे, n की जगह 10 लिखेंगे, 10-1 इंटू d की जगह कितना लिखेंगे, जो कि सारांतर 5 प्राप्त हुआ है। चलिए इसको फटाफट से सोल्व कीजिए, इसको काटेगा तो 2×5 = 10 हो जाएगा, 5 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ पे 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, 10 में गया तो 9 हो गया, 9 को आप किससे गुना कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 5 में 45 हो जाएगा। 45 को 4 से ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 5 इंटू 45 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 49 हो गया। 49 को आप क्या कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, फटाफट से गुना कीजिए और बताइए, 245 आएगा। कितना आएगा, 245। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में जो है ना हम लोग यहाँ पे 50 जो है ना दोस्तों, 50 टाइप के प्रश्न यहाँ पे हम लोग बताने वाले थे। ठीक है, 50 टाइप के प्रश्न बताने वाले थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 45 मिनट का बनने ही वाला है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे 20 टाइप के प्रश्न यहाँ पे हम लोग को पढ़ा चुके। ठीक है, और यहाँ पे बाकी रहा आपका 30 टाइप के प्रश्न। ये जो 30 टाइप के प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे ना दोस्तों, अगला क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगला क्लास को आप भी जरूर कीजिएगा। टोटली यहाँ पे 50 टाइप के प्रश्न यहाँ पे 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन को ऐड नहीं किए। ऑप्शन ऐड करते तो 50 प्रश्न यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग चाट लेते। ठीक है, सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से सोल्व कर लेते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है।
हमको जो ना दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए बताते हुए जाना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 20% को रहने दीजिए आज की क्लास में। 1 बजे की दोपहर जो बड़ी क्लास हुई इसमें 20% यहाँ पे हम आपको बताएं। फिर यहाँ पे शाम 6 बजे वाली क्लास मिलते हैं, उसमें देखते हैं मैथ का प्रश्न सोल्व करते हैं। लास्ट यहाँ पे मतलब 30% को सोल्व करेंगे, ठीक है। इससे आगे से प्रश्न जो भी है इस सब प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटली यहाँ पे हम लोग टोटल 50 टाइप के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में।